हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो इस लेक्चर में आज हम करेंगे एडिटोरियल के टॉपिक्स। एज यूजुअल हम इनको करते रहते हैं। आज की जो डिस्कशन रहेगी वो अराउंड 5 टॉपिक्स के ऊपर रहेगी, जस्ट बिकॉज जो 2 टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वहाँ पे हम ईरान और इसराइल के बारे में बात करेंगे, जो उनके बीच में वॉर चल रही है। एंड सेकंड हम देखेंगे जो आपने नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के, इन्फांट्स के, सेरेलैक वगैरह, तो उनके ऊपर फोकस करा गया है। ठीक है, कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देन एक और आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट द राइट्स ऑफ डिसेबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। ईरान की जो कॉन्सुलेट है कहाँ पे, सीरिया के अंदर। जो ईरान की कॉन्सुलेट है कहाँ पे, सीरिया के अंदर, डमास्कस के अंदर। डमास्कस जो है वो कैपिटल आ जाती है किसकी, सीरिया की। यहाँ पे कॉन्सुलेट है किसकी, ईरान की। और ईरान के यहाँ पे कॉप्स रहा करते थे। और यहाँ पे जैसे ही इजराइल अटैक करता है इस रीजन में, तो यहाँ पे कॉन्सुलेट में 7 से 8 जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स थे, उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे एक स्पेशल जनरल कमांडर थे जिनका नाम था जाहिदी, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से ईरान ने बोला रिटालिएशन होगा। तो ईरान यहाँ पे है, ईरान की कैपिटल आ जाती है तेहरान। ईरान ने बोला कि आपने हमारे कमांडर्स की हत्या करी है, सो वी वांट रिटालिएशन। यूएस ने मना कर दिया कि नहीं करना है रिटालिएशन, बट ईरान जो है वो रिटालिएट कर ही देता है। पर इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम थे और इनको पता भी था अटैक होगा हमारे ऊपर। जैसे कि आयरन डोम है इनके पास, ठीक है, हवा में ही मिसाइल्स को चेक करके किल कर देता है। आयरन डोम के बाद इनके पास एक और है, दैट इज एरो 3। एरो 3 के बाद डेविड स्लिंग भी है, डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग के बाद पैट्रियट है। ठीक है, इस तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी वजह से ये रुक जाते हैं। और जो इसराइल देखता है कि जो भी ड्रोन अटैक करेंगे ईरान ईरान की साइड से, 500 के आसपास, मतलब जो ड्रोन्स थे वो यहाँ पे भेजे गए थे, 99% जो थे वो किल कर दिए गए। ठीक है, सो दैट्स हैपेंड इन ईरान की जो स्ट्राइक होती है इसराइल के अंदर। उस वजह से आपको मैपिंग भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको वाटर के ऊपर आज ज़्यादा फोकस करना है। तो आप नोटिस करोगे पर्शियन गल्फ आ जाता है एक, तो नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ओमान मिलेगा, यूएई अरब, यूनाइटेड अरब इमारेट्स नीचे आ जाएगा, यमन के जस्ट नीचे रेड सी आ जाएगा। तो हम कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ का मिलिटेंट ग्रुप आ जाता है, ये आ जाता है लेबनान का। ठीक है, उसी तरह से हमास आ जाता है। हमास किसका आ जाता है, ये आ जाता है गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप। फिर उसके बाद एक और पढ़ते हो आप, दैट इज हाउदीज। तो ये 3 H हम बोल सकते हैं इनको। हाउदीज कहाँ के आगे, तो रेड सी में, यमन की साइड से। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इसराइल का एक पोर्ट, दैट इज द हाइफा पोर्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाजा पट्टी इधर आ गई, इजिप्ट का बॉर्डर ये है, रफा बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं सिनाई पेनिनसुला, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज देखें, ऊपर लेबनान है, ऊपर लेबनान आ जाती है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यहाँ पे लेबनान आ जाती है, साइड में सीरिया आ जाता है, यहाँ पे जॉर्डन आ जाता है, एक तरफ इजिप्ट आ जाता है। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। इसके अलावा ये एनालिसिस बताई गई है कि इसराइल ने अटैक करना होगा तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहाँ पे सेटअप हैं ईरान के, जैसे कि अराक, नतांज, इस्फान, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अटैक करेगा। ठीक है, सो क्या सिनारियो है, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं पूरा का पूरा। तो ईरान के जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इनको किल कर दिया जाता है जब इसराइल ने अटैक करा सीरिया के डमास्कस में। वहाँ पे ईरानियन कॉन्सुलेट भी थी। और एक और चीज आप नोटिस करोगे कि जो ईरान है, ईरान जो है वो शिया डोमिनेटिंग है। ठीक है, शिया और सुन्नी के बारे में आप पढ़ते हो। सुन्नी जो है प्रॉफिट मोहम्मद से चली थी, और उन्हीं के जो कजन या फिर सन इन लॉ भी जिनको बोला जाता है, दामाद भी थे साथ में, तो वो थे शिया के, दैट इज अली। तो शिया डोमिनेटिंग कहाँ पे है, ईरान में है, लेबनान में मिल जाएगा आपको, देन सीरिया के अंदर मिल जाएगा, पर जॉर्डन में आपको सुन्नी ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो कॉप की एक ग्रुप बनाया गया है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स का, इसका मेन फोकस ये भी है कि जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जाए, स्पेशली उन नेशंस की जहाँ पे शिया एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस बनाया गया है। ईरान ने बोला कि हम अटैक करेंगे अंडर द नेम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ईरान ने एक्सेप्ट करा है ओपनली कि यस हमने ही अटैक करा है इसराइल के ऊपर। इससे पहले वो प्रॉक्सीज के थ्रू करवाते थे, जैसे आपने स्कूल्स में क्या किया, सॉरी स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में आप प्रॉक्सी लगा देते थे ना अपनी फ्रेंड की, अगर फ्रेंड एब्सेंट भी है तो आप यस कर दोगे। तो उसी तरह से ईरान क्या करता था, हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान का जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको इनसे अटैक करवा दिया करता था इसराइल के ऊपर, हमास से करवा दिया, या फिर यमन के जो हाउदीज हैं उनसे करवा दिया। कभी खुद नहीं ओपनली इन्होंने एक्सेप्ट करा कि हमने अटैक करा है, बट यहाँ पे इस बार देखने को मिला कि इन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट करा है कि इस बार उन्होंने ही करवाया है। अदरवाइज आपको प्रॉक्सी टेररिस्ट यहाँ से ज्यादा दिखने को मिलते थे। ठीक है, इसके बाद डिस्टर्बेंसेस बोली हैं कहाँ कहाँ पे, तो हमने नीचे देखा वाटर बॉडीज हैं जैसे कि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ से ट्रेड भी काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जितने भी इजरायली वेसल्स होंगे उनको हम जाने नहीं देंगे। सो है ट्रेड में भी कहीं ना कहीं इंटरप्शन आएगी। रिएक्शन देखें अगर वर्ल्ड की तरफ से, तो यूएस ने तो बोला था कि नहीं करना है रिटालिएट, बट इन्होंने किया। ईरान और इजराइल के रिलेशन अगर हिस्टोरिकली देखें तो पहले अच्छे थे 1979 से पहले। 1948 में आप नोटिस करते हो इजराइल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही इजराइल का फॉर्मेशन होता है 1948 में, तो ईरान भी ऐसी कंट्री थी जिसने एक्सेप्ट किया कि यस इजराइल है। 79 में जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक टाइज थे। तो क्यों होते हैं, क्योंकि अरब और इजरायली वॉर शुरू हो जाती हैं, सऊदी अरेबिया एंड ऑल के साथ इजराइल के वॉर शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो जो ईरान था इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं था, और बट होता क्या है, जो ज्यूइश स्टेट है यानी कि इजराइल है वो जीत जाते हैं। 1979 में क्या रिवोल्यूशन होता है, जो रिलीजियस स्टेट है ईरान के अंदर एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये बोलते हैं कि जो इजराइल है उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करा है पैलेस्टीनियन की धरती को, तो ये कंट्री नहीं हो सकती। तो 1979 में इन्होंने बोला कि दे आर द ऑक्यूपायर ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। तो यहाँ पे इनके जो रिलेशन थे वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। ईरान इराक अकॉर्ड भी आता है 1975 में, जहाँ पे ईरान को सीज कर दिया गया था फॉर सपोर्ट ऑफ कुर्दिश इराकी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। और उसके बाद पोस्ट 1979 हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके आपस में होते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स भी होते हैं। एक स्टक्सनेट साइबर अटैक होता है जब यूएस और इसराइल एक कंप्यूटर वायरस बना देते हैं, जिसके थ्रू जो नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहां पे ये क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर दी है, और सारी दुनिया के अंदर इनको एक्सपोज कर दिया जाता है। फर्स्ट पब्लिकली नोन जो साइबर अटैक है किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल मशीनरी में, तो यही है, दैट इज द स्टक्सनेट साइबर अटैक। इसके बाद ईरान के प्रॉक्सी जो थे वो वॉर्स होने शुरू होते हैं, हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन गाजा स्ट्रिप, तो एंटी इसराइल थे सारे, तो इनके थ्रू ये अटैक करवाया करते थे। ठीक है, रिटालिएशन कम्प्लीटली इसराइल के ऊपर डिपेंड थी, तो उन्होंने किया भी रिटालिएट, बट ईरान ने मना कर दिया है कि नहीं हुआ है कुछ भी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, यूएस और यूके की फोर्सेस को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा सर्टेनली। हम देखते हैं कि जो यूएस है वो ऑलरेडी वैसे इन्वॉल्व ही है, इसराइल को ही सपोर्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके अलावा अगर देखें कैसे ईरान और इसराइल वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आएंगी। बोला गया है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, जैसे $100 पर बैरल तक जा सकते हैं। डिसरप्शन हो जाएगी सप्लाई चेन के अंदर, थ्रेट होगा टू शट डाउन द वाटरवेज, यानी कि हमने देखा पर्शियन गल्फ और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, नीचे जाएंगे तो यमन के पास में सुएज कैनाल वाला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट सिंस पास्ट, तो वो भी डिसरप्ट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे यमन है, यमन में कौन है, हाउदीज हैं, जो कि अगेन एंटी इसराइल हैं। देन थ्रेट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ सर्टेनली ही डिक्रीज करेगी, आईएमएफ ने ये प्रोजेक्ट करा है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिकल अलाइनमेंट, तो यूएस जो है वो इसराइल को सपोर्ट करेगा, रशिया और चाइना हो सकता है कि ईरान को सपोर्ट कर दें। रीजन्स की डिस्टेबलाइजेशन होगी, अब इसराइल डिस्टर्ब है, उधर ईरान डिस्टर्ब है, तो जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फेस करेंगे। इंडिया के रिलेशन कैसे हैं दोनों ही नेशन के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलाई हैं दोनों ही, ईरान भी और इसराइल भी। कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेसी, हमें डिप्लोमेसी का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैंने मैप में ऑलरेडी रिप्रेजेंट करी हैं। आपने इमैक के बारे में सुना होगा, दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की अगर बात करें, पोर्ट और रेलवे के थ्रू इनको कनेक्ट करा गया है ताकि ट्रेड ईजी रहे। जैसे मुंबई आ गया इंडिया के अंदर, जाबेल अली यूएई के अंदर, रियाद आ गया आपके सऊदी अरेबिया में, हराद आ गया सऊदी अरेबिया में, अल गुवफेत आ गया यूएई के अंदर, अल हदीथा आ गया सऊदी अरेबिया के अंदर, हाइफा आ गया इसराइल के अंदर, पायरियस आ गया ग्रीस के अंदर।
तो इस तरह से कनेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इजराइल की भी इंपॉर्टेंस है, और इवन जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना के रखती है इजराइल के साथ सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो काफ़ी सारे वेपन्स हम परचेज करते हैं फ्रॉम द इजराइल। दूसरा INSTC आ जाता है, दैट इज़ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पे भी ईरान की इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज होगी। ईरान के थ्रू जाएगा सारा सामान, चाबार पोर्ट होते हुए अजरबैजान एंड रशिया। तो ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ये बाकी ये जो रूट बचता है ये तो स्टैंडर्ड रूट है जो पहले से ही चलता आ रहा है, जिसको सारे यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान की इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है। ईरान ना सिर्फ हमें इस रूट को प्रोवाइड करता है, दैट इज द ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, बट सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। सो इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद इंडिया ने क्या सोल्यूशन लिए टू एमिड द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लिया है इन्होंने। एडमिट भी किया इंडिया ने कि यस, जो इस बार गलती थी वो कहीं ना कहीं इजराइल की भी थी। क्यों? तो सीरिया में ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है, अटैक करने की। सो ये चीज़ जो है वो तो थी। दूसरा प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि इस तरह से डिप्लोमेसी अटेन करी गई है कि ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे रहें, इजराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे रहें। डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे कि चाबार पोर्ट आ जाता है। चाबार पोर्ट को जो काम था उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया था, तो वी शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है कि हमें बैलेंस होके चलना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग वॉर्स वी शुड डेवलप द कंट्रीज। सेकेंड आर्टिकल देखेंगे, जो शुगर कंटेंट है नेस्ले के इन्फेंट मिल्क के अंदर, स्पेशली इन द पुअरर कंट्रीज, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और शुगर के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, स्पेशली डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है। डायबिटीज़ में आप देखते हो या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या तो बनता है तो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इस टॉपिक के अंदर। और पब्लिक आई, जो कि एक स्विस इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क है, उन्होंने ये रिवील करी चीज़ क्या कि जो इन्फेंट के मिल्क हैं, सेरेलैक वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं, उनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को जल्दी ही एक्सपोज कर दिया जाए शुगर के साथ, तो उनमें चांसेस रहते हैं कि मोटापा बहुत जल्दी आ जाएगा और भी क्रोनिक इलनेसेस उनको लग सकती हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं कंपनीज के, इन्होंने एथिकल कंसर्न या फिर जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको अंडरस्कोर किया है। एथिकल कंसर्न क्या है कि आप कस्टमर के जो ट्रस्ट है उसके साथ खेल रहे हो, उसको ब्रीच कर रहे हो। हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी जो है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं कर रही और सिर्फ फोकस कर रही है कि कैसे अपना प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। फेयरनेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे शुगर कम मिल रही है, वहीं पे पुअरर कंट्रीज में ज़्यादा मिल रही है। प्राइसिंग सेम है, तो वाई टू क्रिएट सच अ डिस्पैरिटी। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो चीज़ मेंशन नहीं है। अब क्या क्या रेगुलेशंस हैं, तो इसके लिए एक बॉडी आ जाती है, दैट इज़ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें स्टैंडर्ड बताए गए हैं, गाइडलाइंस बताई गई हैं, कोड्स बताए गए हैं कि कैसे फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये एक जॉइंट बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करा था 2006 में, जिसमें बताया जाता है कि कैसे हम फूड सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी एक्ट करती है, ताकि जो फूड हो वो सेफ रहे एंड जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव रहे। इसके बाद एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है मे भी ये वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं, मे भी जो डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर अगर इनका लॉन्ग टर्म यूज़ रहता है तो क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या हैं। तो सिंथेटिक शुगर हैं, और बोला जाता है कि जो हम नॉर्मली केन शुगर वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। बेवरेजेस में ऐड कर दिए जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलोरी नहीं होती। इक्वल टू ज़ीरो बोलते हैं कि ज़ीरो कैलोरिक कंटेंट इसके अंदर मिलता है, और ब्लड शुगर लेवल भी ये इंक्रीज़ नहीं करता। एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि एस्पार्टेम आता है, सेकेरिन आता है, तो ये सारे आ जाते हैं। रिकमेंडेशन क्या दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शॉर्ट टर्म में आप नोटिस करोगे कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो है इससे वेट लूज हो,
पर फिर क्रेविंग्स होती है ना खाना खाने की, वो इंक्रीज करेंगी। जब इंक्रीज करेंगे मीठा खाने की, तो जो पर्सन है वो और ज़्यादा मीठा खाएगा, और जब ज़्यादा खाएगा तो फिर इंडीड जो कैलोरी होगी वो आएगी ही बॉडी के अंदर, और कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़ होगी वो वर्सन भी हो सकती है। कई केसेस में डेथ्स भी देखी गई हैं। तो जो ये शुगर का इंटेक है डायबिटिक पर्सन्स में रिड्यूस करना ही पड़ता है, और ये बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एफिशिएंसीज को डिक्रीज कर सकती है। मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म क्या टर्म होती है, तो जितनी भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं, सम ऑफ टोटल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, और जो लोगों को थका हुआ फील करवा देती हैं, टायर्ड फील करवा देती हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं, शुरू में तो वेट लॉस होगा, बाद में वेट गेन हो जाएगा। डिजीज लग सकती हैं जैसे कि टाइप 2 डिजीज आ गई, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आ गई, मोर्टेलिटी आ गई। उसके बाद ब्लैडर कैंसर हो सकता है, प्री टर्म बर्थ देखने को मिलता है इफ प्रेग्नेंट वीमेन कंज्यूम इट। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो दिमाग है हमारा उसके अंदर मैसेंजर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेरोटोनिन लेवल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सेरोटोनिन जो होता है ये हैप्पी हार्मोन होता है। इसके बाद मार्च 15 को सेलिब्रेट करा जाता है एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपने राइट्स को लेके अवेयरनेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार फोकस करा गया है डिसेबल लोगों के ऊपर, यानी कि जिनको कोई ना कोई बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट है, दैट कैन बी फिजिकल, दैट कैन बी मेंटल, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है फिजिकल इम्पेयरमेंट के ऊपर। जैसे कि कोई चल नहीं सकता है, ठीक है, किसी की बाजू नहीं है, कोई विजुअली इम्पेयर है, कोई डेफ है, कोई बोल नहीं पा रहा है। सो इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बाद कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन, तो बोला जाता है कि जो डिसेबल लोग होते हैं ना, इनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता कई बार। मतलब जैसे रैंप्स बनाए होते हैं ना कॉलेजेस में, पर हर जगह तो नहीं होते, बहुत सारे मॉल्स में नहीं भी होते रैंप्स। एस्केलेटर होते हैं, स्टेयर्स वाले होते हैं, जरूरी नहीं आपको जो है वो दूसरे ही मिले, दैट इज ऑफ द रैंप वाले। तो वो चीज़ बताई गई। दूसरा बोला गया कि किसी को अगर एक्सपायरी डेट रीड करनी है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कैसे करेगा अगर वो विजुअली इम्पेयर है। स्कैन भी करना है तो किसी और के पास फोन पकड़ाना पड़ेगा, तब जाके स्कैन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो बिजनेस मार्केट्स हैं ये फोकस नहीं करती है, जो डिसेबल्स हैं इनके ऊपर फोकस ही नहीं करती हैं। और 5 to 8% जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो डिसेबल्स की है। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट मार्केट सेगमेंट बन सकता है बिजनेस के लिए अगर स्पेशली इनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो अगर कस्टमर की रीच तक हमें बढ़ना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। फिर बोला गया क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो सबसे पहले तो एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा, एक 2023 में एडवाइजरी लाई जाती है बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू कि QR कोड्स को लाया जाए फॉर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। विजुअली इम्पेयरमेंट टू एक्सेस द एसेंशियल प्रोडक्ट डिटेल इंडिपेंडेंटली। लिमिटेशन ऑफ द मेजर, अब स्कोप जो है वो लिमिटेड है काफ़ी, और हमें थोड़े से ब्रॉडर इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करना चाहिए ब्रॉडली, एंड इंटरनेशनली हमें लेसन्स अटेन करने चाहिए, जैसे मॉडल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, US एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में एक कॉल लगाई जाती है और जो हेल्पर होता है वो आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की इकॉनमी उतनी ज़्यादा बूस्टअप नहीं है कि सारे के सारे इतने पैसे दे सके। उसके बाद लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटी, एक एक्ट है दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें इक्वालिटी बताई जाती है डिसेबल्स को, प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी एंड अकोमोडेशन। उसके बाद प्रोविजन है एक्सेसिबल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, सेक्शन 43 एंड 46 के अंदर। फाइलिंग कंप्लेंट विद डिसेबिलिटी कमीशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई भी कंप्लेंट होती है कंज्यूमर को, यानी कि डिसेबल पर्सन एज अ कंज्यूमर को, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, और एक प्रैक्टो है, हेल्थ केयर एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं फॉर द डिसेबल स्पेशली। इसके बाद एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है कि हम वर्ड डिसेबल को इंक्लूड करेंगे अंडर द आर्टिकल 15 एंड अंडर आर्टिकल 16। 15 बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ वर्थ। एंड वहीं पे 16 क्या बताता है, तो ये अपॉर्चुनिटीज बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बोला जाता है कि जो डिसेबल्स हैं उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, ना ही इनकी एडमिशंस इजीली होती हैं। 2017 में इंडिया ने रेटिफिकेशन करी थी UNCRPD के ऊपर, दैट इज UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनका जो मेन फोकस था ना, दैट वाज ऑन द चैरिटी के ऊपर ये ज्यादा फोकस थे लोग, मतलब एक बेचारे वाली नजरों से देखा जा रहा था। पर 2016 में रियलाइज हुआ कि चैरिटी की जरूरत नहीं है, ये इनका राइट है, जो डिसेबल्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
और तभी बोला गया कि इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा डिसेबल को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो फिलोसफिकल इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा डीप में है, ठीक है। और सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा है, स्पेशली इन द फंडामेंटल राइट्स। अगर इसकी वायलेशन होगी तो डायरेक्टली केस कहाँ पे फाइल करा जाता है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहती है स्टेट्स की टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बोला गया 2018 में एक जजमेंट आती है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आईपीसी सेक्शन 377, जिसमें बोला गया कि जो कार्नल इंटरकोर्स है उसको ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट माना जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जाता है। तो नवतेज ने वायलेशन बताई थी कि ये जो LGBTQ कम्युनिटी है, इनके जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट होता है, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे वायलेट हो रहे हैं। पर जजमेंट आती है कि जो आर्टिकल 15 है ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी कवर करता है, पर यहाँ पे डिसेबल वर्ड मेंशन नहीं करा गया। दैट्स व्हाई कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो उठाया है कि हम यहाँ पे ये चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। So that's all about today's discussion. Thank you everyone. If you like the video, do like and share. Till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day.